करके ड्रॉप करूंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर ज्योमेट्री पर राइट क्लिक करके हम ज्योमेट्री को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के लिए ज्योमेट्री पर मैंने एक चीज मैंने मिस्टेक कर दी, पिछली बार भी कर दी थी। ज्योमेट्री पर डबल क्लिक हो गया मुझसे, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। जब तक वो ओपन होके क्लोज नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते, सो वी नीड टू वेट। एंड देन मुझे यहाँ पर इंजीनियरिंग डेटा जो दिख रहा है वहां से एक एल्यूमिनियम अलॉय मटेरियल ऐड करना था जो मैं भूल गया हूँ। तो एल्यूमिनियम अलॉय मटेरियल भी मैं ऐड कर लेता हूँ, कहाँ से ऐड करना है वो देख लेते हैं। ये देखिए इंजीनियरिंग डेटा पर डबल क्लिक किया। इंजीनियरिंग डेटा पर डबल क्लिक करने पर देन आप देखेंगे कि यहाँ पर इंजीनियरिंग डेटा सोर्स ऑप्शन दिख रहा है। इंजीनियरिंग डेटा सोर्स पर क्लिक करेंगे, देन जनरल मटेरियल पे क्लिक करते हैं। जनरल मटेरियल पे क्लिक करने पर यहाँ पर एक नीचे एक लाइब्रेरी आती है। इस लाइब्रेरी पर जब मैं इसको ब्राउज करूंगा, ऊपर स्क्रॉल करूंगा, जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा जनरल मटेरियल पे, तो देन मुझे यहाँ पर जनरल मटेरियल में एक ऑप्शन आएगा, वेयर इज जनरल मटेरियल, और एल्यूमिनियम अलॉय को मटेरियल को मैं ऐड करूंगा। देन आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि जब भी मैं यहाँ किसी मटेरियल को सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी जो मटेरियल जो उसकी उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको थर्ड विंडो में दिखती हैं। थर्ड विंडो में मींस व्हाट? फर्स्ट विंडो इंजन डेटा सोर्स, जनरल मटेरियल पे क्लिक करेंगे, आउटलाइन ऑफ जनरल मटेरियल। फिर यहाँ किसी मटेरियल को क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक आएगा आउटलाइन ऑफ स्टेनलेस स्टील, या जो भी आपने मटेरियल सेलेक्ट किया, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी आपको दिखाता है कि डेंसिटी कितनी है, पॉइजन रेशियो कितना है, यंग मॉडुलस कितना है, एंड देन उसके बाद में टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, ये सब मुझे यहाँ नीचे दिखाता है। मैं फिलहाल क्लोज करता हूँ एंड ज्योमेट्री पर राइट क्लिक करूंगा। इस बार मैं लेफ्ट डबल क्लिक नहीं करूंगा जो मुझसे मिस्टेक हो गई थी। देन इंपोर्ट ज्योमेट्री ऑप्शन में जाकर, इंपोर्ट ज्योमेट्री में जाने के बाद मैं यहाँ पर वो फोल्डर में जाऊंगा जहां पर मैंने सारी फाइल को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। एंड देन वहां से कैप फ्लेट के नाम का ये आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, वो मैं इंपोर्ट कर लूंगा। देन मैं मॉडल पर डबल क्लिक करूंगा। मॉडल पर डबल क्लिक करने से एक मैकेनिकल विंडो ओपन होगा। ज्योमेट्री पर डबल क्लिक करने से डिजाइन मॉडलर ओपन हुआ था। इंजीनियरिंग डेटा सोर्स, इंजीनियरिंग डेटा पर डबल क्लिक करने से एक लाइब्रेरी ओपन हुई थी। तो यहाँ पर देखिए ज्योमेट्री पर मैंने क्लिक किया। ज्योमेट्री पर ये देखिए ज्योमेट्री के नीचे ज्योमेट्री 1 लिखा आ रहा है। यहाँ से स्ट्रक्चरल स्टील को एल्यूमिनियम अलॉय से असाइन कर दिया है। मैशिंग पे जाके राइट क्लिक करके जनरेट मैश करके मैशिंग कर दी है। तो मैंने यहाँ दो स्टेप फॉलो कर लिए हैं। पहला स्टेप में मैंने मटेरियल चेंज किया। मटेरियल चेंज करने के लिए ज्योमेट्री पर अंदर क्लिक करने पर जो बॉडी आती है, इस बॉडी में नीचे असाइनमेंट आता है। असाइनमेंट में एल्यूमिनियम अलॉय एंड मैशिंग पर राइट क्लिक करके मैच किया। देन अब नाउ मैं क्लिक करूंगा स्टैटिक स्ट्रक्चर पर। स्टैटिक स्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद किसी एक फेस को सेलेक्ट करेंगे और ऊपर यहाँ टॉप में एक ऑप्शन आता है एक्सटेंड टू लिमिट। जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो जहां जहां टेंजेंसी होती है वहां वहां पर वो सारे फेसेस सेलेक्ट कर लेगा। और प्रेशर की वैल्यू जो दी गई थी वो 1 मेगा पास्कल, वो मैंने अप्लाई कर दिया है। मेक श्योर दैट की जो यूनिट है दैट मस्ट बी 1 मेगा पास्कल। एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर एक सपोर्ट दूंगा, दैट इज अ फ्रिक्शनल सपोर्ट। फ्रिक्शनल सपोर्ट क्या होता है? फ्रिक्शनल सपोर्ट वो सपोर्ट होता है जो परपेंडिकुलर मोशन को रोकता है ओनली। तो यहाँ फ्रिक्शनल सपोर्ट, फ्रिक्शनल सपोर्ट के बाद यहाँ पर एक ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे। इधर पे भी फ्रिक्शनल सपोर्ट देना है, राइट क्लिक करके फ्रिक्शनल सपोर्ट। एंड एक ये वाला फेस सेलेक्ट करके इधर पर एक वाला फेस सेलेक्ट करेंगे, एक्सटेंड टू लिमिट करेंगे और इसको भी हम इंसर्ट में जाकर फ्रिक्शनल सपोर्ट हम इसको भी सपोर्ट कर दें। तो फ्रिक्शनल सपोर्ट कहां पर देते हैं? जहां पर हमें सिर्फ परपेंडिकुलर मोशन को लॉक करना होता है। देन किसी भी स्टैटिक स्ट्रक्चर में हमें दो पैरामीटर्स को देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, एक डिफॉर्मेशन। तो सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करने पर इंसर्ट में सॉल्यूशन एंड डिस्ट्रेस में इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस। एंड देन मैं इसको सॉल्यूशन में राइट क्लिक करके सॉल्व करूंगा। सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करने पर इंसर्ट ऑप्शन आया था, इंसर्ट से टोटल डिफॉर्मेशन, और इंसर्ट में ही स्ट्रेस में जाकर इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस लिया है और सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने पर जो हमें डिफॉर्मेशन दिखाई देगा और रिजल्ट में जो स्ट्रेसेस दिखाई देंगी, इफ जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो इसकी जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ होती है उससे ज्यादा डेवलप होती है, तो ये
फेल हो जाएगा और उससे ज्यादा नहीं आती तो ये फेल नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ दिख पा रहा हूँ, मैंने टोटल डिफॉर्मेशन बताया, ये टोटल डिफॉर्मेशन 0.05 दिख रहा है और इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस जो है 229 दिखाई दे रही है, और वो भी छोटे से एक रीजन में रेड जोन दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि सारे रीजन में है। आप चाहें तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम पे क्लिक करके मैक्सिमम कहाँ पर और मिनिमम कहाँ पर डेवलप हो रही है स्ट्रेसेस, वो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन सेंटर में हो रहा है इसलिए यहाँ सेंटर में दिखा रहा है, और लेफ्ट साइड में आप ट्रू स्केल पे क्लिक करेंगे तो ट्रू स्केल में कुछ इस तरीके का डिफॉर्मेशन दिखाएगा। बट ये आपको 82 टाइम्स क्या कर रहा था, मैग्नीफाई करके दिखा रहा था कि इन केस कुछ डिफॉर्मेशन होता भी है इसमें तो कुछ इस तरीके का डिफॉर्मेशन बाद में कभी होगा। तो ये एक वो एनालिसिस है जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं अब इसके बाद वाले ट्यूटोरियल में आगे बढ़ूंगा। इसके बाद वाला ट्यूटोरियल है 302 जिसका नाम है कॉन्टेक्ट कंट्रोल। अब अभी तक जो आपने इससे पहले वाला एनालिसिस देखा था या इससे पहले जो भी मैंने एनालिसिस कर रहे हैं उन सब में एक ही कंपोनेंट हुआ करता था। इसमें क्या है, हमारे पास में 1 2 3 4 4 कंपोनेंट हैं। सो इट इज एन इट इज एन असेंबली, एक असेंबली है जो आपको दिखाई दे रही है जिसमें ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट ये है। एक इट्स अ मूविंग पार्ट जो कि रोटेट होगा, एंड इट विल बी अ फिक्स पार्ट जो कि दोनों प्लेट से बेल्डिंग हो गई यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर यही एक कॉन्टेक्स्ट स्टडी सीखना है कि जब एनसिस में किसी असेंबली फाइल को इंपोर्ट किया जाता है तो इनिशियली एनसिस क्या करता है, इनिशियली एनसिस क्या करता है कि इन सारे पार्ट के बीच में यहाँ पर जितने भी जॉइंट्स हैं इन सब में बेल्डेड जॉइंट लेकर आता है। बेल्डेड का मतलब होता है, एनसिस में कहते हैं उसको बॉन्डेड जॉइंट। तो सबसे पहले हम बॉन्डेड हटाएंगे। बॉन्डेड कैसे हटाएंगे, साइड प्लेट वन, साइड प्लेट वन, साइड प्लेट टू, और ये स्टाफ शाफ्ट, इसमें ये मूविंग पार्ट है। तो जहां जहां मूविंग पार्ट है, देखिए ये वाला मूविंग पार्ट और एक ये वाला मूविंग पार्ट और एक ये वाला, जहां कहीं पर भी मूविंग पार्ट है वहां पर हम बॉन्डेड को फ्रिक्शनलेस करेंगे। अब क्या करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूं। चलिए करते हैं। स्टैटिक स्ट्रक्चर को पिक करके ड्रैग ड्रॉप किया। इसमें मटेरियल वही लेना है जो बाय डिफॉल्ट रहता है, वो रहता है स्ट्रक्चरल स्टील। ज्योमेट्री आपको राइट क्लिक करना है, इंपोर्ट ज्योमेट्री में ब्राउज में जाना है और यहाँ से कॉन्टेक्ट आर्म करके एक फाइल को आपको पिक कर लेना है। उसके बाद आप मॉडल पर डबल क्लिक करेंगे। मॉडल पर डबल क्लिक करने पर विंडो जो ओपन होगी, क्या कहते हैं, मैकेनिकल विंडो। अच्छा, इसमें आप देखते हैं यहाँ पर लिखा रहता है सेटअप सॉल्यूशन इन रिजल्ट। तो अंदर जाकर जो हम स्टैटिक स्ट्रक्चर को पिक करके राइट क्लिक करके बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं उसी को सेटअप कहते हैं। जो राइट क्लिक करके सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करके सॉल्व करते हैं उसको सॉल्यूशन कहते हैं। और रिजल्ट जिसमें हम डिफॉर्मेशन, और चलिए अंदर जाके यहाँ से भी मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा था। सबसे पहले तो मैं इसको सिंपल सा लोड लगा देता हूँ। जो लोड इसमें बोला गया, फिक्स सपोर्ट इन दोनों फेस पर लेना है। स्टैटिक स्ट्रक्चर पे जाकर मैंने फिक्स कर दिया फिक्स सपोर्ट। इट्स वेरी सिंपल। बाउंड्री कंडीशन मैंने मैशिंग करना भूल गया हूँ तो कोई बात नहीं, मैशिंग वो पहले अपने आप मैशिंग करेगा, उसके बाद ही वो सॉल्व करेगा। तो देखिए यहाँ पे फिक्स सपोर्ट हमने दे दिया। फोर्स लगाना था 1 LVF। एक देखिए छोटा सा एक सरफेस यहाँ पे बना हुआ है, एक छोटा सा सरफेस यहाँ पे बना हुआ है। सरफेस को सेलेक्ट करके स्टैटिक स्ट्रक्चर पे राइट क्लिक करके फोर्स में जाना है। फोर्स में जाकर वेक्टर की जगह कंपोनेंट से क्या होता है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट आता है, एक्स वाई जी कंपोनेंट। और मुझे माइनस वाई डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे पीडीएफ में दिया गया है माइनस वाई डायरेक्शन में, माइनस वाई डायरेक्शन, लेकिन यूनिट जो थी वो मिलीमीटर नहीं थी ना तो न्यूटन थी, वो थी यूनिट में। जाकर आपको यहाँ पर एलबीएफ वाली ये वाली यूनिट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यूएस कस्टमरी। एंड देन यहाँ पर बाय डायरेक्शन में -10 आप यहाँ पर लोड देंगे, और जेड डायरेक्शन में 1 भी दिया गया है लोड। अब जेड डायरेक्शन कौन सा है वो देखेंगे कि जेड डायरेक्शन मतलब ये वाला डायरेक्शन, ये मतलब ये जो पार्ट है इस पार्ट में यहाँ से 1 LVF 10 LVF का लोड नीचे की तरफ लग रहा है, 1 LVF जेड डायरेक्शन में, तो इधर पे भी। सो अभी क्या है कि अभी मैंने फिक्स सपोर्ट एंड लोड लगा दिया है, बट इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, वो आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है कनेक्शन। तो जैसे आप कनेक्शन में जाएंगे, कनेक्शन, ये कनेक्शन आया कैसे, ये मल्टीपल पार्ट जब होते हैं तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन वहां शो करने लगता है।
लेकिन यदि सिंगल पार्ट लाएंगे तो कभी भी वहां पर आपको सिंगल पार्ट में कभी भी कनेक्शन शो नहीं करेंगे। तो आप देखिए यहाँ जो कॉन्टेक्ट रीजन थे, जितने भी रीजन थे, इनको आपको क्या करना है, सबको कंट्रोल के साथ में या शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ पर कहना है रीनेम बेस्ड ऑन डेफिनेशन। रीनेम बेस्ड ऑन डेफिनेशन पे क्लिक करेंगे तो इनके नाम आ जाएंगे कि ये इसमें बॉन्डेड लगा हुआ है। बॉन्डेड मतलब यहाँ पे देखिए नीचे आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ मल्टीपल सिलेक्शन के अंदर बॉन्डेड दिखा रहा है। इवन आप सिंगल सिंगल भी क्लिक करेंगे तो सिंगल सिंगल में आप देखेंगे आर्म शाफ्ट लिखा हुआ है, कहीं पर आर्म शाफ्ट दिख रहा है, आर्म शाफ्ट और आर्म शाफ्ट, जितना भी आर्म शाफ्ट लिखा है, आर्म शाफ्ट मतलब एक मूविंग कंपोनेंट था। आर्म शाफ्ट मतलब एक मूविंग कंपोनेंट है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है साइड प्लेट टू आर्म शाफ्ट, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये साइड प्लेट है, साइड प्लेट का इनर सरफेस और ये आर्म शाफ्ट का आउटर सरफेस। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये वाला, ये आर्म शाफ्ट का आउटर सरफेस और साइड प्लेट का इनर सरफेस के बीच में बॉन्डेड है। तो मैं आपको सिंपल बता दूं, यहाँ सब जगह बॉन्डेड ही रहेगा। बॉन्डेड मतलब रिजिड रहेगा, वेल्डेड रहेगा। आपको सिर्फ जहां जहां पर आर्म शाफ्ट है, जैसे ये वाली शाफ्ट है, इसमें आर्म शाफ्ट यहाँ लिखा है, आर्म शाफ्ट यहाँ लिखा है, और एक आर्म शाफ्ट टू स्टाफ शाफ्ट यहाँ लिखा है, इन सबको बॉन्डेड से नो सेपरेशन पे क्लिक करना है। अब नो सेपरेशन क्या करेगा, नो सेपरेशन का मतलब होता है दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में तो है बट वेल्डेड नहीं है। यहाँ पर भी ये कॉन्टेक्ट में तो है बट वेल्डेड नहीं है। इतना करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो मे भी ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें अभी एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम बाकी है, जिसकी वजह से ये सॉल्व नहीं होता है कई बार। वो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है मैं देखता हूँ, लेकिन यदि उससे पहले सॉल्व हो गया तो एटलीस्ट मैं आपको ये दिखा पाऊंगा कि इसमें हमने क्या किया है। ये देखिए, एक तो ये कह रहा है कि यहाँ पर मैचिंग में प्रॉब्लम है, कैसे पता, एटलीस्ट वन बॉडी हैज बीन फाउंड इन वन एलिमेंट, ऐसा करके मैसेज जब आता है। यूजली मैचिंग पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैचिंग अभी भी यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं है। तो मैश में आप यहाँ पर साइजिंग में जाएंगे, रिलेवेंस सेंटर को यहाँ पे फाइंड कर देंगे और उसके बाद मैच करेंगे, जनरेट मैच। अब मैचिंग करने पर हम पाएंगे कि यहाँ पे वर्टिकली भी टू लाइंस आपको दिखाई देने लगी हैं, इसका मतलब दोबारा सॉल्व करेंगे। बट जब मैच फाइंड करते हैं तो सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, टाइम कंज्यूम ज्यादा करने लगता है। इसलिए अभी मैशिंग पे ज्यादा मेरा फोकस रहता नहीं है, ज्यादा फाइन मैशिंग में करता नहीं हूँ। एक क्लास में लूंगा जिसमें फाइन और कोर्स मैच के बारे में डिटेल्स में बताऊँ। बट देखिए स्टिल उसने सॉल्व नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था यहाँ पर ये जो जेड डायरेक्शन ये वाला फेस है, इस फेस पर मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाकर यहाँ से फ्रिक्शनलेस सपोर्ट लगाना पड़ेगा। ये फ्रिक्शनलेस सपोर्ट क्यों लगाना पड़ेगा बताऊंगा। कि हमने क्या किया है यहाँ पर ना, इसको नो सेपरेशन कर दिया। नो सेपरेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर ये और आपस में दोनों पार्ट कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको जेड डायरेक्शन में, इसको नीचे इस डायरेक्शन में भी मैंने एक लोड लगाया था वन, तो क्या होगा यदि मैंने इसके ऊपर फ्रिक्शनलेस सपोर्ट लगा दिया, तो फ्रिक्शनलेस सपोर्ट लगाने का मतलब होता है ये इस डायरेक्शन में अब मूव नहीं करेगा, आगे पीछे नहीं होगा, सिर्फ रोटेट कर सकता है। ये देखिए टोटल डिफॉर्मेशन इस तरीके से आ गया और इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कॉन्टेक्ट क्या थे। यहाँ देखिए, यहाँ बॉन्डेड है, अभी भी ये बॉन्डेड है, मतलब ये जब ये वाली शाफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो ये बैंड हो रहे हैं। लेकिन यदि यही चीज मैं यहाँ पर जो स्टाफ शाफ्ट है इसको बॉन्ड की जगह पे नो सेपरेशन कर दूं, तो आप देखेंगे कि अब ये फ्रिक्शन ही रहेगा, एक साइड से बाहर निकल आएगा, क्योंकि हमने वहां पर
टोटल डिफॉर्मेशन, और अब देखें ये वाला पार्ट बाहर आ गया। ये वाला बाहर बाहर इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ से बॉन्डेड हटा के इसको नो सेपरेशन कर दिया। नो सेपरेशन का मतलब होता है दोनों कांटेक्ट में तो हैं, वहीं पर ये वाला पार्ट बॉन्डेड है, मतलब चिपका हुआ है। तो इस पूरे एनालिसिस का जो पर्पस था वो सिर्फ एक कॉन्टेक्ट स्टडी था। इतना आप लोग करिए, 2 एनालिसिस पहले परफॉर्म करिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको कहा ना अभी शुरू में मैं एक एक ही कराऊंगा, फिर मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो मैं आपको एक दिन में 2-2 4-4 एनालिसिस कराने लगूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस मेरे साथ करना पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस करिए आज, इतना बहुत है आज के लिए।